हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र है 2023-24 के लिए, आज हिंदी का सिलेबस है और हिंदी में क्या प्रश्न रहने वाला है, मैं उसको लेकर के आज आया हूँ। और आपके सामने देख सकते हैं समय कितना है। कक्षा 10 यानी क्लास 10 का है, विषय हिंदी ए है, समय 3 घंटा मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। तो बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे और भी मैं इस तरह का सेट आपको बताता रहूँगा। क्या है आज प्रश्न, क्या होने वाला है इस वर्ष, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि परीक्षा पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है। पिछले बार क्या होता था कि 40 नंबर का आपका जो है सो होता था ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होता था। और उसी बीच में आज क्या है कि अब घटा करके 30 नंबर कर दिया गया है, और अब उसके जगह पर जो है सो 30 ही क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपका क्या रहेंगे, तो मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 रहेंगे, जो ऑप्शन वाला रहेंगे, वैकल्पिक वाला रहेंगे, 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसका जवाब देना होगा आपका सही विकल्प। तो आइए फटाफट बिना लेट के हुए आगे बढ़ते हैं। क्या है, टोटल प्रश्नों की संख्या 52 रहने वाला है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक ये सब जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 के विकल्प दिए रहेंगे। ये सब देख लेना है, पढ़ लेना है। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके क्या है। नेक्स्ट है, आइए हम जानते हैं गद्यांश जो है सो आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को, है ना, प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्या है इसमें तो इसमें गद्यांश आपके सामने नीचे दिया हुआ है। तो कहता है, आशा से भरकर जीवन को देखा कर आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ है और गतिशील दिखाई देने वाला आरंभ हो जाएगा। अर्थात कह रहा है कि आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन, है ना, का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। अर्थात तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के, है ना, व्यक्तियों को और साथ ही साथ अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और परिस्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत हो। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है इस गद्यांश में कि आप चीज़ को देखो, लेकिन वहाँ से मत देखो जहाँ से वो प्रतिकूल, माने आपके लायक नहीं या फिर कष्टदायक हो, आपको लगेगा ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ से देखने की कोशिश मत कीजिए। और भी इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। और हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। अगर आप प्रेम से किसी चीज़ को देखेगा, यानी किसी चीज़ के अंदर में अगर अच्छाई को ढूंढिएगा ना, तो आप अच्छाई ही दिखेगा। आप बुराई चीज़ को आप निगेटिव कर दीजिएगा, नहीं देखेगा तो बुराई दिखेगा भी नहीं। विश्वास और आस्था और स्वयं में भर लो और उसे समाज से नहीं, समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और संतावना की आवश्यकता है, आगे देख सकते हैं, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। चलिए, यहाँ से आपका एक प्रश्न यह उठता है। 5 गो क्वेश्चन रहेगा, इससे रिलेटेड क्या फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट
और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, यानी इसका जो ऑप्शन होगा, यानी धैर्य, विश्वास और आशा। इसे तो बहुत दिया, बुद्धि, बुद्धिमत्ता और ज्ञान, धैर्य, विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष, या धन और शक्ति। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो आंसर होगा मैं उसी को डायरेक्ट टिक करूँगा। तो ये देखिए, धैर्य, विश्वास और आशा, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, तो देख सकते हैं धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। यानी धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में सुझाव दिया गया है, वो क्या चीज़ है? तो ये जीवन में अनावश्यक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये सफलता के लिए हानिकारक है, अरे ये सफलता के लिए कुछ हानिकारक नहीं होता है। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, या फिर ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये जो आपका जो है दूसरा का सी सही जवाब होगा, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि धैर्य, विश्वास होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा ये, लोग कहता है, देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके विचारों के लोगों को कैसे देखना चाहिए? तो संदेह और संशय से, या घृणा और नकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए, या क्रोध और भ्रम से देखना चाहिए, या उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए? तो ये क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब, यानी उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए। इसका राइट आंसर ये डी होगा, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके सामने, कराए किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को, है ना, जताने के लिए किया जाता है? कठिनाइयों का अदृश्य करना, या कांटों के बीच फूलों का पालना, या अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, या रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। रेगिस्तान में मिराज होता है, ये जानवर होता है हिरन, तो उसके पीछे भागना। ये सब तो शब्द आया ही नहीं है, ठीक है। तो आपका बी जो राइट आंसर होगा, क्योंकि कांटों के बीच ये आपका पैसेज में भी आया है, यानी बी आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, यानी कांटों के बीच फूलों का पालना, ये सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, तो इसमें जो पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना है, तो इसका सही शीर्षक कौन सा होगा? तो सकारात्मक मार्ग, आशा और विश्वास होना चाहिए। यानी इसका जो सही जवाब होगा ये वाला होने वाला है, यानी सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास से भरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ अगला दूसरा गद्यांश फिर से दे देनी है, नहीं ये गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है। मैंने आपको कविता दिया रहेगा, कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। जैसे लिखा हुआ है, बैराग छोड़ बाहों की बीमा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार, सिलाएं तोड़ो। सिलाएं मतलब क्या होता है? पत्थर, पहाड़, है ना, तोड़ना है, ठीक है। बैराग के मतलब दुश्मनी छोड़ो, बाहों की, है ना, बीमा संभालो, यानी आप जो है किसी द्वेष ईर्ष्या को मत रखिए, बाहों की बीमा संभालो, चट्टान की छाती से दूध निकालो, यानी कड़ी परिश्रम करो, रुकी जहाँ है धार सिलाएं तोड़ो, और जहाँ धार रुका है वो सिला तोड़ तोड़ के मैंने रास्ता बनाइए, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुम शैल शिखरों पर, मोम पियो रे। मोम मतलब क्या होता है? पानी। शिखरों पर चढ़ करके आप पानी पियो, योग्य नहीं विजय के सदृश जियो रे, ठीक है। इस तरह से आपका छोटा सा एक पोएम की तरह आपको दिया रहेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बताने वाला। कवि जो है, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कायर जैसा हो। कवि ऐसा कभी कहेगा कि कायर का जिंदगी जियो? जी नहीं, ये गलत होगा। योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, ठीक है। केवल बात करने वाले बुद्धिता जीवा जैसा। अरे बात करने से भी नहीं होगा, ये भी सही जवाब नहीं है। जो व्यर्थ में समय नष्ट न करता हो। इसका सही जवाब क्या होने वाला है?
इसका बी सही राइट आंसर आपके सामने होगा, जो योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, पद्यांश में किसे मोम कहा गया है? चट्टान, धार, वैराग या योगी को? ठीक है, यानी चट्टान, धार। तो देखिए धार में कौन बहता है से बताइए, तो कौन बहता है जी? आपको पानी की तरह, यानी 7 नंबर आपका क्या होगा? तो आपका धार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फटफट मैं बता देता हूँ, लेट नहीं करूँगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे, क्या का मतलब क्या क्या संदेश है से बताइए। इसका संदेश क्या है? योगियों को प्रशंसा देने की सलाह है, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है, योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह है, योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह है। इसमें इसका राइट आंसर जो होने वाला है आपका 8 नंबर का बी ऑप्शन राइट सही होगा, यानी समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला एक संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आपके सामने, इस पद्यांश में कैसे जीवन, इस पद्यांश में बोल रहा है कि कैसे जीवन को सराहा गया है, मैंने योगी जैसा, बैरागी, विजय या कायर। तो कैसा जीवन को सराहा गया इस पद्यांश में, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका सी राइट आंसर होगा, यानी विजयी। कैसा होगा जी? यानी ये विजय आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके बीच। अब यहाँ पर व्याकरण में आ जाते हैं। क्या में आ गए? व्याकरण में आ गए, जो सभी के लिए 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। अब क्या है पहला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो वो चीज को सुनना है और समझना है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सोनम जो है गाना गाती है, अमन किताब पढ़ता है। अकर्मक पूछ रहा है जी, इसमें कर्म नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो अकर्मक पूछ रहा है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म होता है, वो नहीं रहना चाहिए, तभी वो कर्मक होगा। तो देखिए सोनम गाना गाती है, इसमें तो है। अमन किताब पढ़ता है, तो किताब इसमें भी है। मोहन सो रहा है, इसमें नहीं है ऑब्जेक्ट। फिर देखिए लता चाय पी रही है, इसका राइट आंसर जो क्या होगा आपका तो देख लीजिए, इसमें मोहन जो है सो चाय पी रहा है, इसका सही जवाब है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसका ये सही जवाब आपका होगा 11 का सी नंबर। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है, तो जिसमें आपको कर्म लगा रहेगा, ऑब्जेक्ट लगा रहता है, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका बच्चा रोता है। अच्छा, बच्चा जब रोता है तो उसको कोई उसमें कर्म तो नहीं है। बच्चा आपका इसमें सब्जेक्ट हो गया, और रोता है सीधे क्रिया हो गया, यानी कर्ता और क्रिया हो गया, तो इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो इसलिए आपको सकर्मक हो नहीं सकता है। लड़का हंसता है, इसमें भी लड़का जो है सो कर्ता हो गया, और हंसना क्या हो गया? क्रिया हो गया, तो कर्ता और क्रिया है सिर्फ, तो ये भी आपका सकर्मक नहीं होगा। रीता खाना खाती है, तो ये सही है। खाना, इसमें खाना तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, रोटी, दाल, सब्जी, कुछ भी होगा, तो ये इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यानी रीता क्या होगा? खाना खाती है, इसका सही जवाब यही होगा, राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल्द नहीं, जलद का अनेकार्थी कौन है? जलद मतलब क्या होगा? जैसे पानी का एक सेंस में लिया जाए, पानी ही एक तरह से कहा जाए, तो जलद का सही तो का कमल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी से रिलेटेड नहीं है। भले ही कमल एक फूल है, मोती भी नहीं होगा, मछली है, हालांकि पानी में रहता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जलद का मतलब क्या होगा? तो बादल, बादल से जल ही बनता है, इसलिए इसका सही राइट आंसर कौन होगा? यानी बादल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? जो दो पद है उससे जो मिल करके जो बनता है तीसरा पद, वो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब यानी समास कहलाता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यथासंभव कौन सा समास है, यथासंभव में कौन सा समास है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा अवयवी भाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अवयवी भाव या बहुब्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, अगर समास ढंग से पढ़े होंगे तो आपको इसका जवाब भी सही आपको मालूम होना चाहिए। इसका कर्मधारी, क्योंकि विशेषता को बताता है, उसको हम लोग कर्मधारी समास के अंतर्गत लेते हैं। इससे पकड़ा जाता है कि विशेषण बता रहा है, यानी जब विशेषता बताता है किसी चीज़ का तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कर्मधारी है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं नीला है जो कमल, नील कमल, कमल कैसा है तो नीला है, तो यानी इसलिए हम विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए कर्मधारी इसको हम लोग समास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। इसमें तब जो है से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, तब जो है यहाँ पर जब जुड़ जाता है तो ये मिश्र वाक्य का आपका उदाहरण होगा जी। क्या होगा, यानी इसका सही जवाब आपका जो होगा, यानी मिश्र वाक्य कहा जाए तो इसका सही राइट आंसर आपका मिश्र वाक्य होने वाला है। यानी ये आपका सही जवाब सी आंसर सही होगा, मिश्र वाक्य होगा। यानी उसमें जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो तब वगैरह सब जुड़ता है, शब्द होते हैं जो मिश्र वाक्य में जुड़ करके यानी काम करते हैं। आगे और भी इसका शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्या है मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। अगला क्या है, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य या इनमें से सभी, कौन सा, सॉरी इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी कर्मवाच्य कहलाता है। कौन सा वाच्य कहलाता है, कर्मवाच्य सही जवाब है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दिया जाएगा तो कर्मवाच्य होगा, अगर कर्ता को तो यानी कर्तृवाच्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, बालक चांद खाली जगह देख रहा है, तो की और इसमें सही जवाब भराएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी की और जो है ये तो सही जवाब नहीं होगा, ये की और सही भरा जाएगा। बालक चांद की ओर देख रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। समुच्चय बोधक अवयव के बारे में अवयव पढ़े होंगे, एक स्पेशल इसका बुक में दिया हुआ है, अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। जैसे धीरे धीरे, अरे, अथवा या वाह, तो इसमें क्या होगा, अथवा जो आपका होगा निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अवयव है, तो सी जो ऑप्शन होगा अथवा, ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी ऑप्शन, यानी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ये 4 क्वेश्चन रहेंगे और 1-1 नंबर के रहेंगे। कहता है, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैती पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रतिदिन नदी में पाँव, प्रीति नदी में पाँव न बुरायो, दृष्टि न रुत परागी, सूरदास अबला हम भोरे गुड़ चाटे ज्यों की पागी। ये बुक से है। तो पूछ रहा है कि इस पद के रचयिता कौन है, तो कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, ये रैदास है, रैदास कहाँ से होगा, ये कौन है कि सूरदास हैं। इसका सही जो राइट आंसर आने वाला है यानी डी ऑप्शन कौन है, ये सूरदास आपका कहा जाए तो ये सही है ना। कौन सा है जी, यानी सूरदास इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए फिर कह रहा है, गोपियाँ किसके अन्य भक्त थी। 22 नंबर, गोपियाँ किसके अन्य भक्त थी, तो कृष्ण जी का भी अन्य भक्त थी, ठीक ना। पुरैतीन पात का क्या अर्थ होता है, तो पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, जी नहीं, ये दोनों कोई नहीं होगा, तो होगा कौन, इसका सही जो राइट आंसर होगा यानी कमल का पत्ता होता है। पुरैनी का पात का मतलब क्या होता है, ये
पोएम शायद पद है, शायद नहीं, पद ही चैप्टर का नाम है जिसमें पढ़ना था। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कंबल के पत्ते और तेल से लगे मटके के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए अब यहाँ पर एक और गद्यांश दिया हुआ है। लिखा है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। क्या है गद्यांश में, मैं समझा देता हूँ। लिखा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और भोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। वो तो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्ति कर दिया था, मैंने छुटकारा दे दिया था। चलिए इसमें क्या प्रश्न पूछा है। बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो रो रहे थे कि गा रहे थे कि हंस रहे थे कि नाच रहे थे? इसका राइट जी नहीं। वो बाल गोविंद भगत ऐसा आदमी नहीं थे, वे रोते होते नहीं थे, वो खुश थे, गाना गा रहे थे और नाच भी रहे थे साथ में। लेकिन ऑप्शन दोनों यहाँ पर दे रहा है। हंस तो नहीं रहे थे लेकिन गाना जरूर गा रहे थे। और ना कभी कभी डमड़ी कहते थे उसको, बजाने वाला होता है, उसको लेकर के खड़े हो जाते थे नाचते नाचते। ठीक ना, नाच भले ही नहीं रहते लेकिन गा रहे थे। इसमें इसका सही आंसर जो होगा 25 का बी नंबर क्वेश्चन आपका इसका सही जवाब होगा। गा रहे थे बेचारे। भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक और कर्मठ जी नहीं, ईमानदार और शरारती जी नहीं, चतुर और तेज जी नहीं, सुस्त और भोदा सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भगत जी की पतोह कैसी थी? सुंदर और झगड़ेली वाली, झगड़ा नहीं करती थी, गलत जवाब है। घर का ख्याल नहीं रखने वाली जी नहीं, घर का ख्याल रखती थी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी और बड़ों को समझ। तो देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए भोदा का क्या अर्थ होता है? तो मंद बुद्धि का होना भोदा कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ ऐसे किसकी शरण ली होना चाहिए था, लेकिन कहाँ शरण ली है कोई बात नहीं है। तो विद्यालय में गया था कि माता के आंचल में कि चबूतरा या पिता की गोद में? तो ये माता के आंचल सही राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि दौड़ के भागा था। कहानी इसको पढ़े होंगे तो बहुत सारे बच्चे गए थे, आम चुनने गए थे, मकई के खेत लगा हुआ था, वहाँ से अचानक जो है सो सांप निकला था और सब रेंगा जो है सो काट सभी बच्चे जो है सो होता मैंने पूरा अपना जीवन को मतलब बिना डर भय के इतना बेतास भागले थे कि कहाँ टूट में कितना छिछराया, कहाँ हुआ नहीं हुआ पता नहीं, और डर के मारे वो। अच्छा, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो देखिए सरकारी तंत्र पर जो है सो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, यानी सरकारी तंत्र पर जो है सो व्यंग किया गया है। नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न है। ये आपका 30 क्वेश्चन आपका था, और भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव होने वाला है, तो मैं सब्जेक्टिव के लिए अगला वीडियो में डालूंगा। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही होगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो फिर एक बार लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे इस तरह के और भी साइट आपके बीच में डालता रहूँ। और कमेंट जरूर कीजिएगा जो बातें समझ में नहीं आई है या जो आपको नॉलेज में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।